हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय के रिवीजन में 21 पाठों में से हम लोगों ने 16 पाठ पूरे कर चुके हैं। आज ये हमारा 17वां अध्याय आपके सामने आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यह अध्याय कुल 2 अंकों का आपकी परीक्षा में आना है, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप जितना बड़ा अध्याय और इसके लिए निर्धारित अंक हैं बेल्जियम जितने। चलिए देखते हैं अपन। इस अध्याय में कुल 2 अंक निर्धारित हैं, एक एक अंक के 2 प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को और महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करते हैं, देखने और समझने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं। सबसे पहले इस अध्याय को हमने देखा है कि 5 कोट्स हमको दिखाई देते हैं, 5 कथन हमको दिखाई देते हैं। किसने कहा था, इस तरह से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पहला है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है पत्रकार रैब मॉन का है। किसका है? पत्रकार रैब मॉन। ये पत्रकार जो हैं, इन पत्रकार का पूरा नाम है एंड्रियास रैब मॉन, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि मैजिनी के बारे में किसने कहा था? यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है। तो इसका उत्तर आएगा मेटरनिख। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो चांसलर हुआ करते थे, ड्यूक मेटरनिख, उन्होंने ही यह कहा था मैजिनी के बारे में। यह कोड अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि मेटरनिख ने यह किसके बारे में कहा, या यह कथन किसका है, या यह कथन किसके बारे में कहा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तीसरा, सार्वभौमिक सत्य। जब फ्रांस छींकता है तब सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मेटरनिख ने यह किस संदर्भ में कहा था? तो मेटरनिख ने यह बात फ्रांस में जो जुलाई की क्रांति 1830 हुई थी और उसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं की बयार बह उठी, उसके संदर्भ में यह बात कही थी। चौथा कोट्स जो है वह आता है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह कथन जो है यह है अर्नेस्ट रेनन का। ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट रेनन जो कि एक निबंधकार थे। इसके बाद अगला कोट है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यह कथन है मैजिनी का। ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से किसने कहा या कोड जो है वे आपकी परीक्षा में 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये 26 लोगों के नाम हमने इस पाठ में से निकाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि पिछले बार एक 27वां नाम पूछा गया था कार्ल वेलकर को लेकर के। आपसे परीक्षा में पिछली ये पूछा गया था कि फ्रैंकफर्ट की संसद में कौन सा उदारवादी राजनीतिज्ञ बैठा हुआ था या उसमें उपस्थित था? तो वह था कार्ल वेलकर। यानी प्रश्न पत्र बनाने वाला लेंस लेकर के ऐसी चीज़ों को खोज के निकालता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि अधिकतम चीज़ों को हम निकाल कर ला सकें। जैसे यहाँ पर पहला व्यक्ति है अर्नेस्ट रेनन, जो कि एक निबंधकार है जिसने राष्ट्र के संदर्भ में अपनी बात कही थी। दूसरा हमारे सामने आता फ्रेडरिक सार्यू। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। यह एक चित्रकार है फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट, यह फ्रांस का एक सम्राट था। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चौथा, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था, जब जुलाई 1830 की क्रांति हुई तब बूर्बो राजवंश का एक शासक यहाँ पर फ्रांस में राज्य करता था। उसको हटा करके लुई फिलिप को शासक बनाया गया था और संवैधानिक गणतंत्र फिर से स्थापित हुआ था। यूजीन देलिक्रोवा की अगर हम बात करें तो यह भी एक चित्रकार था जो कि जर्मनी का रहने वाला था और इसने यूनान का एक द्वीप था कियोस द्वीप, वहाँ पर तुर्की सेना के द्वारा मचाए गए कत्लेआम का चित्र जो है वह बनाया था। इस चित्र के बाद यूरोपीय लोग यूनान की आज़ादी के लिए तड़प उठे थे। 6वां नंबर आता है ऑटोवन बिस्मार्क का। यह जर्मनी का चांसलर था, यानी प्रसा का चांसलर था, बाद में जर्मनी का चांसलर बन गया। केसर विलियम प्रथम, यह भी जर्मनी का सम्राट था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये भी जर्मनी का सम्राट था। योहान गॉडफ्रीड,
ये एक दार्शनिक हुआ करते थे जिन्होंने जर्मन संस्कृति के माध्यम से यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात इन्होंने की थी। ये एक जर्मन चिंतक थे। इसके बाद आता है जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम। ये एक कहानीकार थे। एक्चुअल में ये थे कानून के विद्यार्थी, लेकिन ये शौकिया तौर पर इन्होंने जर्मनी में बच्चों की कहानियाँ और लोक कथाएँ इकट्ठा की थीं और उस तरह से इन्होंने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लेकर आए। भारत में यही काम रविंद्रनाथ टैगोर और नटेशा शास्त्री ने किया था। इसके बाद आता है जूसेप्पे मैज़िनी। जूसेप्पे मैज़िनी जो है वे एक क्रांतिकारी थे इटली के, जिन्होंने 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप, जबकि वो खुद जो है वे सदस्य थे कार्बोनरी के। अगला नाम आता है गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। गैरीबाल्डी मूलतः नाविक थे। इटली से भागकर ये कौन से देश चले गए थे, तो ये आएगा दक्षिण अमेरिका। वहाँ गए, वहाँ से पैसे कमा कर लौटे और इनका कार्यस्थल था सिसिली। इन्होंने द एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स नाम का एक अभियान चलाया। इनके दल को या इनकी सेना को रेड शर्ट आर्मी कहा जाता था। इस तरह से गैरीबाल्डी को लेकर के बातें आ सकती हैं। गैरीबाल्डी भी कार्बोनरी के सदस्य थे। यानी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बोनरी के सदस्य कौन थे, तो मैज़िनी भी थे और गैरीबाल्डी भी थे। यदि 2 नंबर का प्रश्न आया कि कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के सदस्यों के नाम लिखिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वह थे मैज़िनी और गैरीबाल्डी। इसके बाद आता है 13वें नंबर पर काउंट कैमिलो द काबूर। यह एक इटालियन प्रधानमंत्री थे, विशेषकर सार्डिनिया पीटमांड के। याद रखिएगा, एकीकरण के पहले ये सार्डिनिया पीटमांड के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ये हो गए इटली के प्रधानमंत्री। ये फ्रेंच भाषा के विशेषज्ञ थे और बहुत शानदार प्रधानमंत्री थे। इटली के एकीकरण में भी इनका बड़ा योगदान था। 14वें नंबर पर विक्टर इमानुअल द्वितीय जो है, यह इटली का मूल शासक था। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया हंगरी का चांसलर था। कैरोल कुर्पिस्की एक नाटककार थे जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के। इन्होंने माजूरका और पोलनेस नामक नृत्यों और गायन के माध्यम से रूस के खिलाफ पोलैंड निवासियों को एकत्रित करने का काम किया। 17वां नंबर पर आता है लॉर्ड बायरन। ये एक कवि थे जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे और यूनान का सहयोग देने के लिए तुर्कों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन बुखार के कारण इनका देहांत हो गया। 18वें नंबर पे आता है एड्रियास रैबमॉन। ये एक पत्रकार हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं ने कहा था कि आज़ादी को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है 19वें नंबर पर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया था जो नेपोलियन की जो स्वतंत्रता की भावना का जो प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने जाकर बात कही थी और इस चित्र में लिखा था कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है, आपकी आज़ादी और समानता आदर्श रूप में नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मुझे लग रहा है कि इस वर्ष की परीक्षा में पूछा जा सकता है यदि पेपर पिछले वर्ष की तरह बना तो। प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि प्रशा में जॉलवेराइन नाम का एक शुल्क संघ बनाया गया था। उस शुल्क संघ की जो रूपरेखा है वह तैयार की थी फ्रेडरिक लिस्ट ने। ध्यान रखिएगा, जॉलवेराइन संगठन का जो रूपरेखा तैयार किया गया था वह फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा तैयार किया गया था और वहाँ की संसद में जाकर के इन्होंने ये बात रखी थी कि जॉलवेराइन बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आर्थिक रूप से जर्मनी एक होगा तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आएगी। यानी आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता एक तरह से फ्रेडरिक लिस्ट को अपन मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लुइजे ऑटोपीड्स। यह एक नारियों यानी महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के मुद्दे को उठाने वाली एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने एक नारीवादी राजनीतिक संगठन भी बनाया हुआ था। इसके बाद अपन देखते हैं ऑन्टोन वॉन बर्नर। यह वह चित्रकार है जिसने जर्मनी के एकीकरण के बाद वर्साय के महल में जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम फर्स्ट को एकीकृत जर्मनी का जब सम्राट घोषित किया जा रहा था, उस अवसर पर वहाँ का जो
शीश महल था, मिरर हॉल था, वहाँ का चित्र इसने बनाया था। यह भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है, चूँकि जर्मनी का एकीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है। वह कब हुई थी इसको भी देख लीजिएगा। फिलिप वेट, इसने जर्मेनिया का चित्र बनाया हुआ था। गियाकोमो मांतेगाजा, यह वो चित्रकार है जिसने मैजिनी द्वारा यंग यूरोप के गठन का चित्रांकन किया है। इसके बाद हम देखते हैं विलेम वोल्फ, यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेडरिक लिस्ट की तरह वोल्फ वह पत्रकार है जिसने सिसिली के बुनकरों के उपद्रवों और उनकी स्थितियों का चित्रण अपनी रिपोर्टिंग में की थी। लॉरेंस क्लासेन भी एक चित्रकार थे और कॉल वेलकर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस अध्याय में आए हुए प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है यूटोपिया क्या है। तो यूटोपिया यानी कल्पना दृश्य, एक ऐसे दृश्य की कल्पना करना जिसका यथार्थ रूप में होना संभव नहीं है। दूसरा पूछा जा सकता है जनमत संग्रह किसे कहते हैं, यानी किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर किसी देश के नागरिकों द्वारा दिए जाने वाला मत। तीसरा राइनलैंड का डाकिया किसे कहा गया है, तो आप याद रखिएगा यह नेपोलियन को कहा गया है और यह लिप्सिंग के युद्ध के बाद उसकी हार को दर्शाने वाला चित्र था। चौथा वियना कांग्रेस जो है यह 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद में हुई थी। 1815 में आपको कॉर्न लॉ भी याद आ रहा होगा, हम पढ़ चुके हैं इसको। वाटरलू यह हम देख चुके हैं। 1814 में यह युद्ध हुआ था फ्रांस वर्सेस प्रशा, ऑस्ट्रिया हंगरी, रसिया और ब्रिटेन के बीच, यानी एफ वर्सेस पर्व। याद रखिएगा, पर्व शब्द से आपको याद हो जाएगा। यदि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वाटरलू के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया, तो आप इन 5 के अलावा जो नाम आता है उसका नाम लिख सकते हैं। जॉल वेराइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह एक शुल्क संगठन था जिसने जर्मनी में जो अलग अलग चेक पोस्ट पर, अलग अलग शहरों पर चुंगी लगाई जाती थी उसको एक कर दिया था और बहुत सारी मुद्राओं को हटाकर केवल 2 मुद्राएं चलाई थी। इसके बाद 7वां आता है एले। एले जो है कपड़ा को मापने की एक इकाई वहां पर हुआ करती थी। नारीवाद यानी महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिलाने वाली विचारधारा कहलाती है नारीवाद। विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा का मतलब होता है एक खास प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि जिसको इंगित करने के लिए एक समूह बनाया जाए और वह समूह उस विचार को लागू करने के लिए प्रयास करे, उसे कहते हैं विचारधारा। ला टालिया क्या था? ला टालिया जो है इटली की भाषा, इटालिया का अपभ्रंश रूप था। इटली के जो गैर पढ़े लिखे लोग थे वे इटालिया ना बोलकर ला टालिया बोलते थे और ला टालिया को वो विक्टर इमानुअल द्वितीय की पत्नी समझते थे। एक्चुअल में वह पत्नी नहीं थी। इसके बाद अपन देखते हैं इस अध्याय में आए हुए प्रमुख देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर फ्रांस से ही यह अध्याय शुरू होता है। फ्रांस का असर ये होता है कि बेल्जियम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रसेल्स के रूप में अलग हो जाता है। फिर देखते हैं हम जर्मनी का एकीकरण 1871 में हो जाता है, यह हमने देखा, और 7 साल में 3 युद्ध लड़ने के बाद यह होता है। 1861 में राजा बनता है विक्टर इमानुअल द्वितीय और जर्मनी का सम्राट बनता है एकीकृत का केसर विलियम फर्स्ट। यूनान या ग्रीस की हम बात करते हैं तो इसने अपने आप को कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद 1832 में खुद को आज़ाद कर लिया। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों जो है सम्मिलित रूप से एक बड़ा एम्पायर थे। यहीं का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। एक दौर में पूरी यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में भी इनका बहुत दबदबा हुआ करता था। यहीं पर मैग्यार, हंगरी में जो है मैग्यार भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। ऑस्ट्रिया में अलग नस्ल के लोग रहते थे और जब बाद में उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हुई तो अलग अलग देशों में यह ऑस्ट्रिया और हंगरी विभाजित हो गया। रूस की बात करें हम तो रूस का सम्राट 1914 में जार निकोलस द्वितीय था। रूस एक ऐसी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा जिसकी वजह से सर्बिया को ताकत मिली और फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। पोलैंड पर रूस ने बेजा कब्जा जमाया और वहां पर अपनी विचारधारा थोपने का काम किया। तब पोलैंड में कैरोल कुरुपिस्की जैसे लोगों ने पोलनेस और माजूरका के माध्यम से पोलैंड के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की और पोलैंड को
आज़ादी के लिए तैयार किया। ब्रिटेन के बारे में हम देखते हैं तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान में ब्रिटेन जो है, यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है वह क्या है, ओ गॉड सेव माय नोबल किंग। इसने उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। दक्षिण अमेरिका का नाम भी इस अध्याय में आया है। यहाँ पर गैरीबाल्डी निष्कासित होकर पहुँचे थे और यहीं पर किसानी करके पैसा कमाया और उस पैसे से इन्होंने रेड शर्ट आर्मी बनाई। उस आर्मी के माध्यम से सिसिली पर उन्होंने अटैक किया द एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स के नाम से, और फिर अंत में सिसिली को सार्डिनिया पीटमांड के राजा को सौंप दिया। बाल्कान देशों के नाम आपको याद होना चाहिए, ये 11 हैं। बोस्निया हर्जेगोविना को अगर हम एक गिनते हैं तो ये हो जाते हैं 10 और उनको अलग अलग गिनेंगे तो होते हैं 11। इस तरह से हमने इस अध्याय के सभी देशों के नाम देखे। इस अध्याय में आई प्रमुख घटनाएं: फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, वियना कांग्रेस 1815 में, ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था 1832 में, यूरोप में क्रांतियों की लहर की शुरुआत 1848 में, इटली का एकीकरण 1861, जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। इस तरह से ये छोटे छोटे युद्ध हुए। यूनान के आज़ादी की लड़ाई 1821 से शुरू हुई और 1832 में पूर्ण हुई। जॉल वेराइन की स्थापना 1834 में हुई और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जो 1918 तक हुआ। इसके अलावा एक सन और याद रखिएगा आप, 1797, जब नेपोलियन ने अपने नेपोलियाई हमलों की शुरुआत इटली पर हमला करके की थी। चलिए आगे देखते हैं हम। इस अध्याय से एक अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं: फ्रांस की क्रांति कब हुई, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, यह महत्वपूर्ण है, 1870 अपनी किताब में दिया हुआ है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871। जॉल वेराइन क्या था, हम बात कर चुके हैं। बाल्कान क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, बाल्कान क्षेत्र में किस तरह का तनाव पनपा, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, राष्ट्रवाद जो है एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही नस्ल के लोग जब भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं तो वह राष्ट्रवाद कहलाता है। वियना कांग्रेस की बैठक कब हुई जानते हैं, मैजिनी का संबंध इटली से है। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना, तो केसर विलियम प्रथम बना। 2 अंकों के प्रश्न यदि आए तो फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया, नेपोलियन ने यूरोप में कौन कौन से सुधार किए। एक सुधार ही पूछा जा सकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरोप में नेपोलियन ने उदारीकरण वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांस की ताकत को कम करना था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, ये 9th का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, यह भी नहीं आएगा। ग्रीक की स्वतंत्रता संग्राम पर, स्वतंत्रता संग्राम का यूरोपीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यूरोपीय लोग भी ग्रीक के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आए, विशेषकर ब्रिटेन के लोग। रोमांटिक आंदोलन का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, तो रोमांटिसिज्म से आम जनता भी राष्ट्रवादी भावना के साथ में जुड़ गई। बाल्कान क्षेत्र में अस्थिरता के कारण थे बड़े शक्तिशाली यूरोपीय देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई। राष्ट्र राज्य के उदय का अर्थ होता है कि एक समान विचारधारा वाले लोगों का एकजुट हो जाना। इस तरह से इस अध्याय के महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों और तथ्यों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। इस अध्याय को बहुत लंबे वीडियो के रूप में डालना मेरे हिसाब से अभी सार्थक नहीं है, इसलिए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को, इन व्यक्तियों को आप देख लीजिए। इनमें से ही 2 अंक के 2 प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।